बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट एफएलपी जो आपका हुआ है उसमें से बायोलॉजी का पोर्शन हमने डिस्कस करना है। तो इसमें से हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एमसीक्यू है, दैट इज इन प्लांट सेल्स बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज आर स्टोर्ड इन। तो जो मेटाबॉलिक पाथवे की बाई प्रोडक्ट हैं वो आपको पता है कि वेस्ट स्टोर हाउस होता है प्लांट के सेल के अंदर। उस हम वेस्ट स्टोर हाउस को वैक्यूल का नाम देते हैं। सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो इसके अंदर फिट नहीं बैठती। सेकंड एमसीक्यूज है, वाटर एंटर्स द वैक्यूल बाय। अब वाटर जो है वो बेसिकली एंटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, लेकिन इसमें से अब सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकती? एक्टिव डिफिकेंस से बेहतर ये था कि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब बेसिकली जो वैक्यूल के अंदर अगर सल्यूट पे कहें वो तो एक्टिवली मूव करता है। अब जब सल्यूट एक्टिवली अंदर मूव करेगा तो क्योंकि उसकी वजह से जो वैक्यूल के अंदर का वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा और फिर वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ही उसकी तरफ मूव करेगा, इसलिए इसकी ऑप्शन बीटा ही बनती है। थर्ड एमसीक्यू है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस डिस्ट्रॉयज। अब इसकी ए ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं ये बेसिकली अपनी ही जो सेल्स यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो अपने ही सेल्स हैं उन सेल्स को खत्म करते हैं। कौन से सेल को खत्म करते हैं? वो सेल जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसको वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं उसको किल करना शुरू कर देते हैं। इसकी ऑप्शन हेल्पर टी सेल्स बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि एचआईवी जो है उसको अटैक करने के लिए CD4 रिसेप्टर साइट की जरूरत होती है और वो CD4 रिसेप्टर साइट हेल्पर टी सेल्स पे ही होती है, बी सेल्स नहीं होते, क्योंकि बी सेल जो है वो न्यूरल रिस्पॉन्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्लाज्मा सेल भी इसकी ऑप्शन नहीं बनेगी। फोर्थ है जी विरियन। आपको पता है कि विरियन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वो एक कंप्लीटली ए सेलुलर पार्टिकल होता है दैट हैज द कैपेसिटी टू कॉज द डिजीज। और इसके अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड भी आएगा, प्रोटीन भी आएगा। तो ए और सी नहीं हो सकता, बीटा वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि बीटा जो वायरस को खत्म करने के लिए यूज होता है। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो डेल्टा होगी और कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस आउटसाइड द बॉडी। जब तक ये बॉडी से आउटसाइड रहेगा तो उस तक वो विरियन कहलाएगा। जब बॉडी के ऊपर अटैक कर देता है तो फिर हम उसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर ये कैटेगरी पूरी नहीं उतरेगी। फिफ्थ एमसीक्यूज है, दोज वायरसेस इनफेक्ट प्लांट है विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो डीएनए बेस्ड होते हैं, प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन प्लांट के ऊपर ज्यादातर जो वायरसेस अटैक करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। तो ये 5 एमसीक्यूज से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो है जी 6 से हम ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे जी। एमसीक्यूज नंबर 6 है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजिस इज आर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो कुछ और कहती है, जो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो कुछ और कहती है। तो हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को अगर फॉलो करते हुए इसका आंसर करें तो वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बड़ा क्लियरली उसमें लिखा हुआ है जहाँ पे उसने लाइसोजेनिक साइकिल को डिस्कस किया है वहाँ पे। लेकिन अगर फेडरल को फॉलो करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड हम डीएनए कहेंगे। तो हम डबल स्टैंडर्ड की तरफ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीटीबी को फॉलो करना है। सेवंथ एमसीक्यू है जी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक एंजाइम है, ये बेसिकली एक आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नहीं, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। बिल्कुल ठीक है जी। आरएनए स्टैंड को लेते हुए ये बेसिकली क्या करेगा? डीएनए बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का इसको नाम दे रहे होते हैं। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज वो होता है जो डीएनए के स्टैंड को यूज करते हुए क्या करेगा? आरएनए को बनाएगा। नॉर्मली जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म चल रहा होता है उसके अंदर डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए बेसिकली एंजाइम होता है वो अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, अगर डीएनए से डीएनए बनाना यानी कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन हो रही होती है तो अगर वो होता तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो सकती थी। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए से आरएनए का स्टैंड बनाना हो तो फिर ये एंजाइम यूज होता है। तो इस वक्त जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो अल्फा ही है। एट्थ है जी ट्रांसफर ऑफ लाइसोजेनिक टू लिटिक साइकिल। तो आपको पता है कि जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो अपनी सिम्टम्स नहीं दे रहा होता, वो जैसे इस लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होगा तो अपनी सिम्टम देना शुरू करेगा। तो
इसको लाइसोजेनिक साइकिल जब लिटिक साइकिल के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो इंडक्शन की यूज की जाती है. So beta is the best option. 931 of the three main shapes of our viral capsid is the icosahedron. How many faces does an icosahedron have? तो 20 faces जो हैं ये basically कोइजा का मतलब ही 20 होता है. 1030 which of the following is correct for the origin of lysosome? अब लाइसोसोम बेसिकली कहाँ से है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. जो बेसिकली प्रोटीन है वो गॉल्गी कॉम्प्लेक्स या गॉल्गी बॉडी के पास आएगी, वहां से लाइसोसोम रिलीज होगा. बिल्कुल अल्फा हो सकता है. बीटा का भी देख लेते हैं. गॉल्गी कॉम्प्लेक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूवमेंट नहीं होती. न्यूक्लियस से गॉल्गी बॉडी की तरफ डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती. माइटोकॉन्ड्रिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होती. जो बेस्ट हमारे पास ऑप्शन है वो अल्फा ही है. 11 है जी. आरएनए इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट. प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए होता है. न्यूक्लिक न्यूक्लियस के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए होता है. राइबोसोम के अंदर आरएनए पाया जाता है. एचआईवी के अंदर पाया जाता है. अगर आरएनए नहीं होता तो वैक्यूल के अंदर नहीं होता. तो नेक्स्ट है जी 12 एमसीक्यूज. अब हम नेक्स्ट जो एमसीक्यूज हैं उनको देख लेते हैं. अब इस एमसीक्यू पर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द सेल सरफेस मेम्ब्रेन विच कंपोनेंट हेल्प टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे जो अल्फा है यानी कि जो वन है, सॉरी, ये प्रोटीन को शो कर रहा है. टू जो है ये जो फास्फोलिपिड है उसके हेड को शो कर रहा है. थ्री जो है ये फास्फोलिपिड की टेल को शो कर रहा है. फोर्थ अगेन जो है वो प्रोटीन को शो कर रहा है. फिफ्थ जो है वो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है उसको शो कर रहा होता है. अब अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें तो एक तो लिपिड की जो बेसिकली हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जो फैटी एसिड्स होते हैं. आपको पता है फैटी एसिड अगर जो है वो सैचुरेटेड हो जाए तो वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं. अगर ये अनसैचुरेटेड हो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड पोजीशन के अंदर होती है. एक तो टेल रोल प्ले करती हैं. दूसरा ये जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं अगर उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है ये भी क्योंकि फैट होता है तो ये भी बेसिकली फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है. इसका मतलब है 3 और 5 हमारे पास बेहतर ऑप्शन हो सकती हैं. तो डेल्टा यहाँ पे जो है हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है. इसी तरह ये एमसीक्यूज नंबर 13 है. एन एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज. तो आपको पता है कि लाइसोजाइम जो है ये बेसिकली उसकी टेल के अंदर मौजूद होता है और ये लाइसोजाइम यूज किया जाता है उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए. एमाइलेज नहीं हो सकता. ट्रिप्सन जो है आपको पता है डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है. एमाइलेज भी डाइजेशन के अंदर रोल प्ले करता है. ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं. इसी तरह लाइपेज भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है. सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन. 14 है सिलेक्ट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इन साइटोप्लाज्म. बिल्कुल ठीक है. कंटेन एंजाइम नोन एज लाइसोसोम. बिल्कुल ठीक है. लाइसोसोम होते हैं लाइसोसोम के अंदर. अनएबल न्यूट्रोफिल ग्रेन्युलोसाइट्स टू डाइजेस्ट फेगोसाइटोज्ड डील. बिल्कुल ठीक है. तो इस हवाले से जो डेल्टा है वो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है. 15 है जी प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग. प्लांट के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है. बिल्कुल ठीक है. प्लास्टिड्स होते हैं. बिल्कुल ठीक है. सेल वॉल होता है. बिल्कुल ठीक है. तो इस हवाले से ये ऑप्शन ए तो हो सकता है. हम इसको क्लिक कर लेते हैं लेकिन बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. अच्छा ये बीटा बीटा 2 दफा आ गया. बीटा और यहाँ पे चार्ली होना चाहिए था. अगर यहाँ पे बीटा था तो यहाँ पे चार्ली होना चाहिए था. लेकिन फिर भी देख लेते हैं. बीटा सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है दोनों के अंदर पाया जाता है. प्लांट्स के अंदर भी एनिमल के अंदर भी. सेल वॉल, प्लास्टिड, सेंट्रियोल जो है वो प्लांट्स के अंदर नहीं होते, एनिमल सेल के अंदर होते हैं. तो उसने पूछा प्लांट सेल डिफर. तो बीटा ये भी नहीं हो सकता. सेल मेम्ब्रेन आपको पता दोनों के अंदर पाई जाती है तो डेल्टा भी नहीं हो सकता. सो जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास अल्फा ही है. 16 है प्रीकर्सर्स और राइबोसोमल सबयूनिट्स आर फाउंड इन. अच्छा ये तो बात ठीक है कि न्यूक्लियोलस के अंदर ही पाया जाता है लेकिन न्यूक्लियोलस के से इससे भी बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जो पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया होता है वहां पे बेसिकली प्रिकर्सर्स पाए जाते हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स के. क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है उसको पेरिफेरल और सेंट्रल फिब्रिल रीजन के अंदर डिवाइड किया जाता है. तो ए से बेहतर ऑप्शन हमारे पास क्या है? बीटा. 17 था जी स्टैंड ऑफ डीएनए इज शोन बिलो. तो थाइमिन, गवानीन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन. तो इसका जो अपोजिट स्टैंड होगा जाहिर है कि वो थाइमीन के साथ एडेनिन लगेगा. तो अल्फा ऑप्शन में आ सकता है क्योंकि इसमें शुरू में एडेनिन है. बीटा और चार्ली तो बिल्कुल नहीं आ सकता. डेल्टा भी आ सकता है.
आगे जी जी के साथ साइटोसिन आएगा तो ये एडेनिन नहीं हो सकता। तो बी डी बी सी पहले निकल गए थे, अल्फा अब निकल गया, तो अब हमारे पास ये डेल्टा बच रहा, अब इसको देख लेते हैं। थाइमिन, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन एडेनिन, थाइमिन थाइमिन, तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेल्टा ही है। 18th है जी, 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोटीन आर गिवन बिलो। अब ये जो है नंबर 1 है, डिफरेंट सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड गिव डिफरेंट शेप्स टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल। बात तो बिल्कुल ठीक है ये। सेकंड है जी, एमाइलेज इज मेड फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड टुगेदर। बिल्कुल ठीक है। फॉर्मिंग अ नॉन स्पेसिफिक 3D शेप। और जो नॉन स्पेसिफिक, आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक स्पेसिफिक शेप होती है, अगर वो शेप भी स्पेसिफिक नहीं रहेगी तो एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो ये बेसिकली ऑप्शन नहीं हो सकती। थर्ड, व्हेन मिक्स विद बायरट सॉल्यूशन देयर इज अ कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू पर्पल। अच्छा, ये हो सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी जो बेस्ट ऑप्शन है वो 1 और 3 हो सकते हैं। सो चार्ली यहाँ पे जो हमारे पास है वो एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पे एक्ट कर सकती है। तो ये हमारे 18 एमसीक्यूज हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं जी फर्दर एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। 19, सॉरी, एमसीक्यू नंबर 19 है जी, 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ वाटर इन मैमल्स आर गिवन बिलो। वन है जी, वाटर फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। बिल्कुल ठीक है जी। अलोइंग सब्सटेंसेस टू डिसॉल्व एंड पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन विद इन द सेल। बात तो ये ठीक है। सेकंड है जी, सब्सटेंसेस सच एज यूरिया एंड एक्सेस साल्ट्स आर एबल टू डिसॉल्व इन वाटर मेकिंग देम इजियर टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द यूरिन। बात तो ये भी ठीक है। थर्ड है जी, अलोज सब्सटेंसेस टू बी ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड। बात तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब तीनों ठीक है, तो हमारे पास सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी। 20th एमसीक्यूज है, यू हैव आइसोलेटेड एन अनआइडेंटिफाइड लिक्विड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ बीन्स। ओके, you add the liquid to a beaker of water and shake vigorously. Okay, after a few minutes the water and the other liquid separate into two layer। आपको पता है कि ये अगर कोई चीज वाटर सेपरेट हो रही है तो वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगी, हाइड्रोफिलिक होती तो वो सेपरेट ना होती। टू विच क्लास ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डज द अननोन लिक्विड मोस्ट लाइकली बिलोंग। तो यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक एक चीज नजर आ रही है वो आपको लिक्विड ही नजर आ रही है, सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। 21, which of the following levels in the hierarchy of biology organization includes all the other levels in the list? Cells। अच्छा, एटम्स को इंक्लूड करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के को इंक्लूड करते हैं सेल्स, और सेल्स मिलकर आपको पता टिश्यूज बनाते हैं। तो टिश्यू जो है वो बाकी तीनों कंपोनेंट को अपने अंदर कैरी करते हैं, या इससे ये बड़ा लेवल है टिश्यूज, तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। 22nd है जी, which component of the bacterial cell wall is responsible for protection of delicate protoplasm from the effect of high internal osmotic pressure। अब बैक्टीरियल सेल वॉल की बात हो रही है तो ये बेसिकली म्यूकोपेप्टाइड होते हैं, जिसको हम बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कह सकते हैं, म्यूरिन भी कह सकते हैं। तो इस हवाले से जो बीटा है वो बेस्ट ऑप्शन है। 23rd है जी, विच one is not true of bacterial capsule act as virulence factors। करता है, ट्रू है ये। मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इधर पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेनिंग। बिल्कुल ठीक है जी, कर सकते हैं। मोस्ट आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बात ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा ऑप्शन इसने क्या दी है। डेल्टा ऑप्शन है सीरियल कल्चर प्रमोट्स कैप्सुलेशन। अच्छा, सीरियल जो कल्चर है वो कैप्सुलेशन को प्रमोट नहीं करेगी, क्योंकि जब हम कल्चर से नेक्स्ट कल्चर नेक्स्ट कल्चर नेक्स्ट कल्चर बना रहे होते हैं तो ये काम इतनी रैपिडली हो रहा होता है कि सम टाइम बैक्टीरिया जो है, बल्कि सम टाइम नेक्स्ट बैक्टीरिया जो कैप्सूल है वो नहीं बना पाते। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। 24 है जी, सिलोम डेवलप फ्रॉम, ये आपको पता है कि मीजोडर्म से होती है। बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। 25th, एक्सेप्ट फॉर द रेडिएटा द यू मेटाजोन्स। तो जो हमारे पास यू मेटाजोन है ज्यादातर वो बेसिकली क्या है, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। आपको पता है कि जो रेडियल सिमेट्री है वो बेसिकली शुरू हो जाती है सिलिंट्रेटा से, आगे जो है सिलिंट्रेटा के बाद सॉरी आ जाता है हमारे पास
प्लेटीहेल्मिन्थ, उससे आगे जो है वो बेसिकली रेडियल सिमेट्री शुरू हो जाती है। तो उस हवाले से हम कहते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। मोनोब्लास्टिक की टर्म यूज नहीं होती। लैक टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ये बेसिकली हमारे पास जो पहला फाइलम है उसकी बात हो रही है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा के अंदर पाई जाती है। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम अराइज फ्रॉम, अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली हमने कहा था कि ये जो हमारे पास जब 3 लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, उसमें से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली एंडोडर्म से बनता है। आपको पता है नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से बन रहा होता है। मीजोडर्म जो है वो मसल और स्केलेटन को बना रही होती है। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 27 टेप वर्म इज ट्रांसमिटेड टू द बॉडी ऑफ मैन बाय, अब वो किस तरह, ड्रिंकिंग अनब्लॉयड वाटर से नहीं हो सकता, ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल से ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिकली मीट के अंदर पाया जाता है, बल्कि बीफ के अंदर पाया जाता है। तो अगर इम्प्रॉपर हम जो बीफ पकाएंगे तो उससे वो ट्रांसफर हो सकता है। तो ईटिंग रॉटन फूड से नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो है जी चार्ली। 28 इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फैशियोला हेपेटिका इज, तो ये जो बेसिकली इंटरमीडिएट होस्ट है, ये स्नेल जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी, अब मैंग्रोव जो है ये बेसिकली वो फॉरेस्ट होते हैं जो मार्शिज या जो सॉल्टी एरिया होता है, स्पेशली जो सीज के पास जो जंगल होते हैं वहाँ होता है, वहाँ भी डाइवर्सिटी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती। टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर भी डाइवर्सिटी होती है, ज्यादा होती है, बिल्कुल ठीक है। तैगा के अंदर जो है वो डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं होती क्योंकि ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है। कोरल रीफ जो होते हैं समुद्र के अंदर होते हैं, और ये वो रीजन होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी बाकी तीनों से, यानी कि ए और बी से भी ज्यादा जो है वो डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। कोरल रीफ को बेसिकली जो है वो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है ऑफ सीज, रेन फॉरेस्ट ऑफ सीज का नाम जिसको दिया जाता है। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। 30th है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग है वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट, तो नीमाटोड, एर्थवर्म और ह्यूमन के अंदर वन वे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जबकि जो प्लेनेरिया है इसे एक ही पैसेज होता है, उसी पैसेज से फूड को एंटर करता है, उसी पैसेज से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देता है। 31 व्हाट डज द टर्म वाइटल कैपेसिटी रेफर्स टू, वाइटल कैपेसिटी बेसिकली कहते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा जितनी भी कैपेसिटी होती है उसको वाइटल कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए जी, द टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर डीप इनहेलेशन, तो ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये नहीं बन सकती। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर अ डीप इनहेलेशन, के डीप उसने इनहेलेशन की है और उसके बाद वो जितनी अमाउंट निकाल देगा उसको वाइटल कैपेसिटी, यानी कि उसके लंग्स फुल हो गए, फुल होने के बाद उसने जितनी हवा बाहर निकाल दी, वाइटल कैपेसिटी। ज़ाहिर है कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम की एयर है वो बॉडी से नहीं निकल सकेगी। तो बीटा हो सकता है, आगे चार्ली भी देख सकते हैं। चार्ली है जी, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सलेशन, नॉर्मल की नहीं जी, डीप इनहेलेशन के बाद का जो वॉल्यूम है उसको वाइटल कैपेसिटी कह सकते हैं। डेल्टा यदि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए बेसिकली टाइडल वॉल्यूम की टर्म यूज कर सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी की नहीं कर सकते। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। ये जी 31 एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट 32 से, अब हमने शुरू करना है जी। एमसीक्यू नंबर 32 है, विच लंग वॉल्यूम इज प्राइमरली यूज ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्टफुल ब्रीथिंग, तो जब हम आसानी से बेसिकली सांस ले रहे होते हैं, रेस्टिंग पोजीशन के अंदर सांस ले रहे होते हैं, उस वक्त जो नॉर्मल जो एयर है वो चेंज हो रही होती है, उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम की जो टर्म है वो यूज करते हैं। अब सवाल ये है कि इंस्पायरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है वो बेसिकली क्या होता है। आप नॉर्मली इंस्पायर करते हैं, उसके बाद फोर्सफुली जो इंस्पायरेशन करेंगे उसके लिए हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप नॉर्मली एक्सपायरेशन करते हैं तो उसके बाद आप फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन करते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का नाम देते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम बेसिकली वो एयर जो हमेशा लंग्स के अंदर रहती है, जिसको आप बाहर रिमूव नहीं कर सकते, जो कि ऑलमोस्ट 500 1.5 लीटर के करीब जो है वो
होती है, सो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। 33 है जी, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस लंग्स कैपेसिटी। एज के साथ साथ जो लंग कैपेसिटी है वो बेसिकली इफेक्ट होती है, क्योंकि जो एल्वुलाई हैं वो आपस में मर्ज हो रहे होते हैं। जेंडर, मेल के अंदर जो लंग्स कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। फिजिकल फिटनेस पे बेसिकली जो है ये मैटर करती है। तो इस हवाले से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है डेल्टा। 34, which of the following organisms primarily uses hemocyanin as a respiratory pigment। तो हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क होते हैं बेसिकली ये हीमोसाइनिन को यूज करते हैं। अगर मैमल्स की बात करें ये ब्लड को, बर्ड्स भी ब्लड को, फिश भी जो है वो ब्लड को यूज कर रही होती है एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। 35, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैज एन एक्स्ट्रा लेयर इन सेल वॉल नेम्ड एज। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड होते हैं, लेकिन लिपोप्रोटीन की जो एक्स्ट्रा लेयर है वो ग्राम नेगेटिव के अंदर पाई जाती है। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये तीनों जो है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं। जो डिसइंफेक्टेंट जो हैलोजन को भी यूज किया जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड को भी यूज किया जा सकता है, पोटासियम परमैंगनेट को भी यूज किया जा सकता है। सो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। 37, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट टाइम इन एक्युलेटेड इन। अब वैक्सीनेशन जो है फर्स्ट टाइम जो इनएकुलेटेड की गई वो बेसिकली जेम्स फिफ्थ के अंदर की गई। अब वाज इन फर्स्ट टाइम इनएकुलेटेड बाय, अगर यहाँ पे टर्म बाय होता तो फिर हम एडवर्ड जेनर की तरफ जा सकते थे। तो अगर इसकी नोमेनक्लेचर की बात होती तो लुईस पास्चर की तरफ जा सकते थे। तो इस वक्त हमारे पास जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन यहाँ पे बचती है वो है जेम्स फिफ्थ। 38, बैक्टीरिया एंडोस्पोज फंक्शन इन। रिप्रोडक्शन के अंदर इनका रोल नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है। प्रोटीन सिंथेसिस इसका जो ज्यादातर तल्लुक होता है वो सर्वाइवल के साथ होता है, स्टोरेज के साथ भी नहीं होता। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 39, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। बाइल का आपको पता है कि जो इसका तल्लक है डाइजेशन फैट के साथ, तो कैसा तल्लक है, ये मल्सिफिकेशन करती है किसकी, फैट की। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। 40th है जी, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द थ्रॉट, यानी कि जो फेरेंक्स को स्टमक के साथ जोड़ता है वो कौन सा हिस्सा है। वो एसोफेगस बिल्कुल ऐसा है जो फेरेंक्स को जो स्टमक के साथ जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। जो ट्रेकिया है वो बेसिकली लंग्स को जो है वो लेरिंग्स के साथ जोड़ता है। जो ड्यूडिनम है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का पास है, वो जिजिनम को स्टमक के साथ जोड़ता है। जो कॉलन है ये बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन है। अब उसके मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स होते हैं जिसको हम असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स, सिग्माइड कॉलन का नाम देते हैं। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है अल्फा। 41 है, विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। अब यहाँ पे स्टमक के अंदर जहाँ ये पेप्सिन ही काम कर रहा होता है, तो ये एंजाइम बेसिकली पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है, और इसको एक्टिवेट करने के लिए लो पीएच यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उस हवाले से हम कह सकते हैं कि चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 42 है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब फैट तो डाइजेशन ही फैट की बेसिकली जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके होती है, तो ये जो ड्यूडिनम है वो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है वो ड्यूडिनम ही हो सकता है। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये जी 42 एमसीक्यू जो है ये हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं 43 की तरफ। 43, यस जी, एमसीक्यू नंबर 43 है जी। For food, light and space are the greatest competition is between two closely related species of the same niche। बिल्कुल जी, अगर एक ही निच के अंदर, एक ही हम कहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एक ही हैबिटेट के अंदर, एक ही हैबिटेट के खास पोर्शन के अंदर अगर दो स्पीशीज रह रही है तो उनके अंदर कंपटीशन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो अल्फा हो सकता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज ऑफ डिफरेंट निच। अगर दो डिफरेंट स्पीशीज हैं क्लोज रिलेटेड स्पीशीज लेकिन उनका मस्कन डिफरेंट है, तो वो अपनी खुराक जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट से ले रही है, तो उनके दरमियान में डायरेक्ट जो कंपटीशन है वो नहीं हो सकता, तो बीटा नहीं हो सकता। बाकी जो अनरिलेटेड स्पीशीज हैं उनके दरमियान तो ज़ाहिर है डायरेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्मली जो अनरिलेटेड स्पीशीज होती है उनकी डिमांड भी
डिफरेंट होती हैं। जितनी स्पीशीज क्लोज रिलेटेड होंगी उनके दरमियान कंपटीशन या उनकी जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो एक जैसी होगी। इस हवाले से जो अल्फा ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है। 44 है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कंफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। तो जब हम वैक्सीनेशन को बेसिकली वैक्सीन को इनॉकुलेट कर रहे हैं तो हम बेसिकली टेनुएटेड जो वायरसेस हैं वही बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो उस हवाले से इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं और रिक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। तो बीटा और डेल्टा दोनों जो है बेस्ट ऑप्शन है। 45, what is the primary function of lymph nodes? प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल नहीं, ये लिम्फ नोड का काम नहीं है। फिल्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ लिम्फ फॉर पैथोजेंस, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये बीटा ऑप्शन ठीक हो सकती है। और ऑप्शन सी है स्टोरेज ऑफ एंटीबॉडी, बिल्कुल ये एंटीबॉडी की स्टोरेज ये नहीं कर रहा होता। और इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन भी नहीं करता। जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो है बीटा। 46, which of the following is a characteristics of the innate immune system? जो innate immune system है उसकी जो characteristics है वो हमारे पास है स्पेसिफिसिटी फॉर पर्टिकुलर पैथोजन। इनेट जो है ये बेसिकली स्पेसिफिक नहीं होता, ये तो जनरलाइज सा होता है। मेमोरी फॉर प्रीवियस इन्फेक्शन, जो मेमोरी है ये बेसिकली इनेट का काम नहीं है, एडेप्टिव इम्यून रिस्पांस का काम होता है। इमीडिएट रिस्पांस टू पैथोजन हो सकता है जी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन ये भी बेसिकली इसका काम नहीं है। तो इमीडिएट रिस्पांस ये तो होता है। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 47, which cells are considered the first line of defense in the innate immune system? अब जाहिर है जो सबसे इनेट के अंदर जो नॉन स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस देते हैं, वो फेगोसाइट सेल्स होते हैं जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो उस हवाले से सी जो है बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टी और बी जो है ये मेमोरी सेल्स हैं, स्पेसिफिक रिस्पांस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जो स्पेसिफिक रिस्पांस है वो इनेट के अंदर नहीं आता। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 48, what type of antibodies are primarily involved in the allergic reaction? तो IgA जो है ये बेसिकली ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होता है, सलाइवा के अंदर हो सकता है, टीयर्स के अंदर हो सकता है। IgG जो है ये बेसिकली वहाद एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, मदर से जो फीटस उसको ट्रांसफर हो सकती है। IgM जो है प्राइमरी जो बेसिकली जैसे ही हम कहते हैं कि इन्फेक्शन आती है तो सबसे पहले जो रिस्पांस देती है, जो रिलीज होती है, वो IgM होती है। IgE जो है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन के अंदर रिलीज होती है। तो डेल्टा इज द बेस्ट ऑप्शन। 49, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसका ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये भी नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस एंड इम्यून रिस्पांस, यस, जो कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बेसिकली मिच्योर करवाने में ये रोल प्ले करती है। इस हवाले से सी ऑप्शन हो सकती है। ये हार्मोन को भी प्रोड्यूस नहीं करवाता। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। 50th है जी, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग लिम्फ एंड हाउसिंग लिम्फोसाइट्स? अच्छा, स्प्लीन जो है वो लिम्फोसाइट के अंदर रोल तो प्ले करता है, लेकिन ये ब्लड को फिल्टर करता है, लिम्फ को फिल्टर नहीं करता। तो इसलिए स्प्लीन नहीं हो सकता, थाइमस भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास लिम्फ नोड्स। 51 है, व्हाट इज लिम्फ? अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, बिल्कुल नहीं है। फ्लूइड दैट कंटेन्स इम्यून सेल्स एंड प्रोटीन्स, यस। अब लार्जर प्रोटीन तो नहीं हो सकते, लेकिन स्मॉलर प्रोटीन तो हो सकती हैं। तो बीटा हो सकता है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय द स्प्लीन, नो, अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब क्या जितना भी वेस्ट रिलीज हो रहा है वो सारे के सारा क्या लिम्फ के अंदर आएगा? तो सारे के सारा तो बेसिकली हम ये नहीं कह सकते वो लिम्फ के अंदर आएगा। सो बीटा जो है वो ऑप्शन ज्यादा बेहतर लग रही है। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। 51 एमसीक्यूज जी हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 52 52 से 57 इस पेज पे। 52 जी, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऑप्शन है जी, टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। जेनेटिकली आइडेंटिकली प्रोड्यूस करना है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, तो अल्फा नहीं हो सकता, ये प्राइमरी फंक्शन नहीं है। टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जाहिर है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मियोसिस के अंदर नए नए कॉम्बिनेशन आते हैं ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो सकती है। लेकिन फिर भी सी देख रहे, टू इंश्योर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ,
दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का तो ये मकसद हो सकता है, तो प्रोड्यूस एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं, तो बीटा ही हमारे पास जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। 53 व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द यूट्रीन लाइनिंग इन द फीमेल। तो ज़ाहिर है कि ये जो यूट्रनिंग वॉल जो हो रही होती है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम देते हैं, या उसको मेंस्ट्रुएशन बेसिकली एक शेडिंग होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्सा होती है। तो इस हवाले से जो बीटा है ये बेस्ट ऑप्शन। 54 एट व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज अ प्राइमरी oocyte? At what stage of development is a primary oocyte arrested until the ओवुलेशन है? ये बेसिकली प्रोफेज वन जो फेज है इसको हॉल्ट कर लिया जाता है, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि फीमेल के अंदर जो बेसिकली जो ओजेंसिस का प्रोसेस है वो बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है और उसको होल्ड कर लिया जाता है प्राइमरी oocyte को एट प्रोफेज वन। अगर ज़्यादा स्पेसिफिकली कहें तो पैकेटिंग स्टेज पे उसको होल्ड कर लिया जाता है। 55 हाउ मेनी फंक्शनल गमीट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर मियोसिस? तो मेल्स के अंदर बेसिकली जो स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्म बनने हैं तो वो जितने भी बने हैं वो सारे के सारे मिच्योर होते हैं, लाइव होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो चार जो बेसिकली हैं वो गमीट्स जो हैं वो बनते हैं मेल के अंदर। 56 व्हाट इज द रोल ऑफ सेटोलाइज सेल इन द टेस्टिस? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन नहीं जी, ये लेड एग सेल का फंक्शन है। नोरिशमेंट एंड सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग स्पर्म बिल्कुल ठीक है जी। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इसका काम नहीं है, इसका काम जो है उसको नरिश करना है। रेगुलेशन ऑफ हार्मोन लेवल ये भी इसका काम नहीं है। तो इस हवाले से जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है वो बीटा ही है। 57 in which phase of the menstrual cycle does oogenesis resume in female? तो in which phase of menstrual cycle does oogenesis resume? ज़ाहिर है हमने कहा था कि वो प्रोफेज वन के ऊपर फॉल्ट कर ली जाता है। दोबारा कब शुरू होगी? दोबारा ये शुरू होती है बेसिकली फोलिकुलर फेज से। जब फोलिकल की डेवलपमेंट शुरू होती है तो वहां से बेसिकली वो उसकी एक्टिविटी को oogenesis को दोबारा रिज्यूम किया जाता है। तो अल्फा इज दी बेस्ट ऑप्शन। तो ये 57 जो एमसीक्यूज हैं वो हो गए हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। 57 के बाद है जी 58। जी एमसीक्यू नंबर 58 है व्हाट इज द आउटकम ऑफ oogenesis इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल गमीट्स? फंक्शनल, अब फीमेल के अंदर चार बनते हैं लेकिन उसमें एक फंक्शनल होता है और तीन जो पोलर बॉडी होती हैं। तो उस हवाले से जो बेस्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है। 59 which of the following is the characteristics of sympathetic nervous system? जो sympathetic nervous system है वो बेसिकली जो है वो हम क्या कहते हैं वो सिंपथी कर रहा होता है, लेकिन असल में वो सिंपथी नहीं कर रहा होता, वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जिसके अंदर हमारा अपना नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो इस हवाले से जो सी जो है वो बेसिकली हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। 60 which type of potential is generated when a neuron is stimulated to its threshold? ज़ाहिर है जब एक थ्रेशोल्ड लेवल पे स्टिमुलेशन आ गया तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियली जनरेट होगा, जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। तो इस हवाले से सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। रेस्टिंग तो ज़ाहिर है कि वो एक्शन के बाद आएगा। तो रिफ्रैक्टरी पोटेंशियल वो ड्यूरेशन है, बस ये पोटेंशियल नहीं, इसको पीरियड लिखना चाहिए था। तो रिफ्रैक्टरी पोटेंशियल नहीं होता, रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। सो यहाँ पे सी जो है बेस्ट ऑप्शन है। 61 विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस एंड एंडोक्राइन फंक्शन? तो ये बेसिकली एंडोक्राइन फंक्शन होम्योस्टेसिस के लिए जो हाइपोथैलेमस है ये रोल प्ले कर रहा होता है। हिप्पोकैम्पस लार्ज टर्म मेमोरी के लिए कर रहा होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, सॉरी लार्ज लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अमिगडाला है ये बेसिकली इमोशंस को डील कर रहा होता है। तो बेसल गैंग्लिया ये कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो अल्फा ही है। 62 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ जीनोटाइप दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? बोथ एलील्स आर फुली एक्सप्रेस्ड। अच्छा ये इनकम्प्लीट नहीं, ये को डोमिनेंस होगी अगर ये की तरफ जाती है। द फिनोटाइप इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ एलील, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारे पास हो सकती है कि ज़ाहिर है वो दोनों का क्या होगा, ब्लेंड ही होगा। वन एलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर, ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ये नहीं हो सकता। द एलील्स आर बोथ रिसेसिव, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो ब्लेंड वाली है। सो बीटा इज द बेस्ट ऑप्शन। 63 व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस? ए टू डिटरमिन द डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यस हो सकता है।
टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप। तो अब ऑप्शन ए की तरफ अगर हम जाते हैं, टू डिटरमन द डोमिनेंट फिनोटाइप, नहीं जी, फिनोटाइप, सॉरी, फिनोटाइप की जाती है, बल्कि जीनोटाइप को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। तो ये नहीं हो सकता बी। टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप हो सकता है। टू ऑब्जर्व द फिनोटाइप रेशियो इन ऑफस्प्रिंग्स, नो। टू क्रॉस टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, ये भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट जो ऑप्शन है वो बीटा ही है। 64 है जी, व्हाट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ मल्टीपल एलील्स सच एज द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये इनहेरिटेंस बेसिकली किस तरह की हो सकती है? जाहिर है कि इसके अंदर ये को डोमिनेंस होती है, और इसमें तीन जो है वो लील इन्वॉल्व होती हैं। एक आई ए होती है, एक आई बी होती है, एक स्मॉल आई वाली होती है। अगर आई ए भी आ गई, आई बी दोनों आ गई, दोनों अपना एक्सप्रेशन फुल देंगी, तो ये को डोमिनेंस है। तो ये अल्फा जो है बेस्ट ऑप्शन है। इनक्वली डोमिनेंस बिल्कुल नहीं हो सकती। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नहीं है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बेसिकली वेट हो सकता है, कलर हो सकता है, ये पेलियोट्रॉपी भी नहीं है। तो अल्फा इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये हमारे पास 64 एमसीक्यू जो हैं वो हो गए। अब हमारे पास रह गए हैं 4 एमसीक्यूज, लास्ट 4, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन है। 64 है जी। 65, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्जंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस? फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल गमीट्स, बिल्कुल नहीं जी, ये नॉन डिस्जंक्शन का फंक्शन नहीं है, जो कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान हो जाती है समटाइम, जिसके वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकते हैं। गमीट्स विद एन अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल ये अब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि उस बहुत कम चांसेस हैं कि वो इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करे। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो फर्टिलाइजेशन है वो सक्सेसफुल ही हो। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बीटा। 66, इफ अ वुमन विद द ब्लड टाइप ए बी, अच्छा, जो फीमेल वुमन है उसमें एक आई ए है और आई बी, हैज अ चाइल्ड विद अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप ओ, जो मैन है उसका ओ है, वो ज़ाहिर है वो हमेशा स्मॉल आई जो है वो शेड करे। व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड टाइप ऑफ देयर चाइल्ड? ज़ाहिर है ब्लड का ग्रुप वही होगा जो अलील मदर की तरफ से आएगी। मगर मदर की तरफ से आई ए आ गई तो आई उसका ए ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि फादर ने रिसेसिव एलील देनी है। अगर मदर की तरफ से आई बी आ गई तो उसका ब्लड ग्रुप भी होगा। तो इस हवाले से हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ए बी नहीं हो सकता। ए बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माँ की तरफ से दोनों तो इकट्ठी नहीं आ सकती, एक ही लील आएगी। और वो भी नहीं हो सकता क्योंकि बाप की तरफ से एक ही लील आनी है, स्मॉल आई वाली, और वो हमेशा रिसेसिव होगी, तो वो तो हो ही नहीं सकता। ए बी नहीं हो सकता, ओ भी ओनली नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है अल्फा। 67, अ कपल हैज 3 चिल्ड्रन, ओके, all of whom are boys, okay, what is the probability that their next child will also be a boy? अब ज़रा नेक्स्ट चाइल्ड अब आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये इस पे तो डिपेंड नहीं करता कि पहले उनके कितने बच्चे हैं, बेटी हैं बेटे हैं। वो तो बेसिकली एक्स और वाई क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, और एक्स की और वाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% है। तो पहले कितने बच्चे हैं, जेंडर उनका क्या, ये नहीं डिपेंड करता, लेकिन स्टिल जो प्रोबेबिलिटी है 50% ही रहेगी। 68 है जी, इफ अ ट्रेड इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ओके, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सन inheriting the trait if his mother is carrier and his father is affected? अगर मदर कैरियर है, इसका मतलब मदर का एक जो एक्स है वो नॉर्मल है, और एक जो है वो अफेक्टेड है। तो फादर की तरफ से तो वाई आना है, वो एक्स लिंक ट्रेट है, तो 50% चांसेस है कि जो सन है वो बेसिकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन इनहेरिटिंग द ट्रेट? तो वो 50% चांसेस हैं कि वो इस ट्रेट को इनहेरिट कर सकता है। सो 40 दी बेस्ट ऑप्शन। ये जी 68 एमसीक्यूज की डिस्कशन थी। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।